नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट 2023 में। मैं हूं विवेक मित्तल। रोज हम बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ सेक्टर्स पर, और उसमें भी जो एक ऐसे पॉइंट्स पर जिसका कि आम आदमी से काफी कुछ लेना देना है। आज हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर में डेयरी सेक्टर पर, यानी कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स जिनका कि हमारे जीवन से रोज का लेना देना होता है। हमारे साथ इस चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राधेश्याम दीक्षित, फाउंडर हैं आनंद डेयरी के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर शिव श्रीवास्तव, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। शिव जी और राधेश्याम सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राधेश्याम सर, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। सर, ये बजट एक्सपेक्टेशंस अगर ली जाए डेयरी कंपनीज के लिए तो क्या है सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपके ग्राहकों को नमस्कार करता हूं। और आनंदा डेयरी आज डेयरी में पूरा राइट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर पे काम करता है। अगर बजट के पर्पस से देखा जाए तो मेरी उम्मीद है कि फार्म गेट से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जरूरी माध्यम होता है फ्यूल, जी जिसमें डीजल, पेट्रोल ये सब कुछ आता है। अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ काम करती है तो मुझे लगता है कि कमोडिटी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को प्राइसेस को मेंटेन करना सबसे पहले जरूरत है, कि प्राइसेस इससे ऊपर ना जाएं। क्योंकि आज इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड बहुत ऊपर जा रहा है। हम सब लोग जानते हैं किस किस कंट्री में इन्फ्लेशन की किस कदर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें अपनी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो डीजल पेट्रोल के दाम इससे ऊपर नहीं जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। सर, मैं जितनी भी बार देख रहा हूं कि जो भी मिल्क के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, दूध के जितनी भी कीमतें बढ़ी हैं, उसमें कंपनीज का ये कहना है कि उनकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती है, यानी कि जो किसानों से या जो पशुपालन कर रहे हैं उनसे जो वो दूध खरीदते हैं, वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको हर बार प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। सर, इसका थोड़ा मैथ समझाएं हमें। देखिए, अगर आप अगर देखें 90s किसके टाइम से, तो अगर डीजल 5 रुपए लीटर होता था तो दूध की प्राइस भी अगर जो फुल क्रीम होता था 5 रुपए लीटर होता था। आज अगर डीजल के प्राइसेज आप देखें कि अगर 90 रुपीज के आसपास है और दूध का जो भाव है अभी भी 64 66 के आसपास खड़ा हुआ है, तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है। और इस दूध में से अगर अगर कंज्यूमर से जो पैसा आता है उसमें से 75 to 80% रुपया फार्मर को जाता है। और इसका जो सिंगल इंग्रेडिएंट मिल्क है, और अगर देखा जाए तो हमारे देश के किसान को सबसे ज्यादा जिसको जाना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि अन्नदाता जिसको हम बोलते हैं, अगर उसको सही वैल्यू नहीं मिलेगी तो आने वाले टाइम में आप देखें कि जो अभी जो जनरेशन आ रही है, हमारे जो गांव में जो घर में लड़की जो पढ़ के आ रही है, और वो बिटिया जब घर में पहुंचती है, किसी घर में बहू बन के पहुंचती है, तो आज वो नहीं चाहती है कि मैं पशुधन की सेवा करूं, काऊ डंग गोबर उठाऊं, ये करूं और मेहनत करूं और मैं दूध निकालूं सुबह उठ के। तो वो अगर अगर वो जिस दिन विमुख हो गया दूध से, नई जनरेशन गांव में पैदा करने से, हम कैसे अपने देश को जिसको बोलते हैं आज 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 पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कहते हैं अपने भारत को, वो कैसे मेंटेन करेंगे? तो आज हमें अपनी जनरेशन को गांव में रुझान देना है, दूध में, डेयरी फार्मिंग में ग्लैमर देना है। तो जी अगर पैसा नहीं होगा तो बाकी सब ग्लैमर कैसे होगा? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया। सर, आपके पास लौटता हूँ। हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट मिस्टर शिव भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी सालों से मैं इनसे चर्चा में रहता हूँ, कमोडिटी के खास एक्सपर्ट हैं। मिस्टर शिव, अगर हम देखें सर, जैसा कि सर ने भी बताया कि इंटरनेशनली एक तो लॉजिस्टिक जो प्राइजेज हैं, इन्फ्लेशन वो काफ़ी ज़्यादा है एग्री प्रोडक्ट्स का। खासतौर से हमने रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद देखा कि एग्री के जो प्राइजेस थे वो काफ़ी शूट अप हो गए थे, अब थोड़े सॉफ्ट भी हो रहे हैं। दूसरा, सर ने बोला कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कल भी मेरी एक मेहमान से चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 16% ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस होता है। अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड देखें तो 8% है। अगर ये कॉस्ट कम हो जाए तो हमारा काफ़ी कुछ प्राइस सेविंग हो जाएगा। आपका व्यू कि क्या कुछ हो रहा है एग्री कीमतों के पीछे, और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार से क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा विवेक जी कि जहाँ तक लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात की जाए
निश्चित रूप से किसी भी इंडस्ट्री के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे महंगाई के लिए भी बहुत हद तक जो एक लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जिम्मेवार है। और रही बात लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की, या जैसे आने वाले समय में जो एग्रीकल्चरल बेस्ड है उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके आने वाले समय में एक तरफ जिसको हम कह सकते हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल पे हमारी थोड़ी डिपेंडेंसी कम करके, जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, या फिर सोलर व्हीकल्स भी आने वाले समय में हैं, तो एक तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी, जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात की जाए तो निश्चित रूप से हमने देखा है कि एक तरफ जहां कोरोना कोविड-19 ने जहां 2 सालों तक पूरी दुनिया को हिलाया, खैर अपने भारत पे उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितने हमने देखा कि बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे पड़ा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक तरफ जहां एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा है बुआई के आंकड़ों में भी बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन जैसे थोड़ा सा भी कंट्रोल होगा तो आने वाले समय में एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें भी थोड़ी काबू में आएंगी। बिल्कुल, तो ये काफ़ी कुछ अहम बात है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स की प्राइजेज़ हैं वो आने वाले समय में कुछ डिक्लाइन हो सकती हैं। सर आपके पास आता हूँ, दीक्षित सर। सर आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि एक तो सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव आना चाहिए डेयरी कंपनीज में, एक आकर्षण पैदा करने के लिए, जो आपने बताया कि आजकल का जो एक जवान वर्ग है, युवा वर्ग है, वो इस सेक्टर की तरफ नहीं आना चाहता। दूसरा कि सर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, पहले मैं आपका रुझान वाली बात पर आता हूं। सर बहुत सारे मैं फ्रेंड्स वगैरह से मिलता हूं तो आजकल जो एक इन लोगों को भी पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मार्जिन शायद अच्छे मिल सकते हैं, तो वो बहुत सारे शहरों में या बड़े बड़े शहरों में फार्म हाउसेस लेकर इस तरह के भी काम कर रहे हैं। क्या ये सर फैसिलिटेशन नहीं है? क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे? क्या आपको पीएलआई स्कीम के तहत कुछ बेनिफिट्स चाहिए? एक्चुअली आप समझें, जो भी इमोशनल ग्राउंड पर आज कैटल के साथ जोड़ करके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको आप प्रोफेशनल टच देते हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ढूंढते हैं, तो जो भी लोग आज कैटल फार्म बना के बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी का भी देखें जो बॉटल में दूध बेचते हैं, सो कॉल्ड जो भी ऑर्गेनिक और उस तरीके से प्लान कर रहे हैं, वो एक 5-10 हजार लीटर के वॉल्यूम पर जाकर के रुक जाते हैं, क्योंकि अगर सीधे काउ टू कंज्यूमर करते हो तो इसके बहुत बड़े स्केलेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क आता है। आज आनंदा 6,000 गांव से दूध प्रोक्योर करता है, 3 लाख किसानों से प्रोक्योर करके आज 1 मिलियन लीटर हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, और उसके 85 प्रोडक्ट्स बना के हम लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में प्लेस कर रहे हैं। तो आप देखें कि एक स्केलेबिलिटी बिजनेस में बहुत जरूरी है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि आज गाय जो हमारी, जिसको हम गौमाता बोलते हैं, उसके दूध के प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन करके कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए जो आज हमारी न्यू जनरेशन है उसके अंदर उसको ग्लैमर चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, वो अपने आप में एक टाइम के साथ साथ चेंजेस आएंगे। जो आज हम मार्जिनल फार्मर से दूध प्रोक्योर कर रहे हैं वो एक बड़े फार्मर लेवल पर जाके कन्वर्ट होगा। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सर एक चीज और, अगर मैं इंडियन डेयरी सेक्टर का साइज देखता हूं तो इट इज अराउंड $68 बिलियन का है। इतना बड़ा देश सर, और केवल $68 बिलियन का टोटल साइज है, एज कंपेयर टू एक छोटा सा देश न्यूजीलैंड, एक छोटा सा देश यूरोप का डेनमार्क। सर इनके साइजेस हमारे कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं, उनकी पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से तो कम से कम बड़े हैं। न्यूजीलैंड की सबसे लीडिंग कंपनी फॉन्टेरा, जो कि दुनिया में राज करती है डेयरी प्रोडक्ट्स में, सर ऐसी कंपनी हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? देखिए, हमारे जो देश में जो मार्जिनल छोटा फार्मर है उसको कैलकुलेशन को समझें, वो गाय और भैंस रखता है, वो अपने घर में अपने परिवार के लिए पहले रखता है, पहले अपने परिवार को पूरा करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें, आज हम 22 से 24 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे नंबर 1 राज्य है जो दूध पैदा करता है, लेकिन खुद की वहां पर खपत है। अब खुद की खपत होने के बाद जो मिल्क सरप्लस है उसको आप शहर में लेकर के आते हो, और जो जिस प्रकार से हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है, तो मेरा जो चिंता है कि हमारे जो गांव में ग्लैमर हमने पैदा नहीं किया, आने वाली जनरेशन को हमने डेयरी फार्मिंग पर नहीं बढ़ाया, तो मुश्किल होगी हमारी। अगर पर कैटल ईल्ड अगर हम बढ़ा पाए, जो आप इजराइल, यूएस
या न्यूजीलैंड, जिसकी भी आप कंपैरिजन करें, तो उनकी पर कैटल ईल्ड ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं नस्ल सुधार पे हमारी सरकारें भी काम कर रही हैं। हम जैसी कंपनी भी, आनंदा डेयरी भी नस्ल सुधार पे बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए अपने आप में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। आज हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े देश में हम आज सेल्फ सफिशिएंट हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेल्फ सफिशिएंट तो बन गए हैं, लेकिन अभी एक्सपोर्ट फ्रंट थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि दूसरे कंट्रीज का है, और पॉपुलेशन साइज भी उसके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मिस्टर शिव, अगर देखें एक जो ये फीड स्टॉक की बात होती है, जब हम डेयरी की बात करते हैं तो फीड स्टॉक में बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो प्राइजेस होते हैं उनकी ये ड्राइव करती हैं कि दूध की प्राइस कितनी होगी, क्योंकि दूध के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो कैटल, दूसरा जो फीड स्टॉक है उसकी प्राइजेस। सर ने बताया कैटल के लिए कि रुझान और प्राइजेस वो ज़्यादा हैं, फीड स्टॉक्स को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखा जाए तो पिछले दिनों जो हमने लगातार दूध की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी है, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो ड्राइव रहा वो फीडर स्टॉक का ही रहा है। क्योंकि जो इसको मेन जो इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे हम कॉर्न को देखें, मक्का को देखें, तो देखा जाए तो इसकी कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल हुआ है। बाकी जो इनके होते हैं चना होते हैं, जो इनके जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसकी कीमतों में भी पिछले दिनों काफ़ी उछाल देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह रही, एक तरफ जहां देखा जाए तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रहा, फिर पिछले 2 सालों में हमने देखा कि कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा एक तो जो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ा है। तो मुझे लगता है कि दूध की कीमतें बढ़ने के पीछे एक तो फीड स्टॉक की भी मेन जो इसकी महंगाई है, इसका बढ़ना भी एक शामिल है। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम मुद्दा है। सर दीक्षित सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सर ये जो डेयरी कंपनीज हैं, सर आपने जब सबसे पहला सवाल उठाया था कि डीजल जब 5 रुपये लीटर था तब दूध का प्राइस भी 5 रुपये लीटर था। सर लेकिन बहुत सारे लोग दूध सारे पीते हैं लेकिन डीजल सब लोग यूज़ नहीं करते हैं। सर अगर 65 रुपये भी चल रहा है तो ये भी अभी भी हम कहते हैं कि महंगा ही है, क्योंकि एक आम आदमी से पूछे सर तो जब वो दूध के किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता है जिसकी सैलरी जो ग्रामीण इलाकों में या जो छोटे शहरों में रहते हैं, सर उनके जिनके पास 5 या 10 हज़ार रुपये महीना की आमदनी रहती है, उनके यहाँ दूध का बिल को लेकर वो बहुत परेशान सा हो जाते हैं। सर उनके लिए क्या कुछ सरकार करे कि क्या इसमें इंसेंटिव दे आम आदमी को या कंपनीज को कि एक बेनिफिट मिले आम आदमी को भी और कंपनीज के मार्जिन्स भी हिट ना हो? देखिए, सरकार के लिए सबसे बड़ा जो जरूरत की चीज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सरकार जिस पर आज काम कर रही है, सरकार ने रोड बना के दी है, सरकार ने पावर दी है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं होती थी, अब जगह जगह इलेक्ट्रिसिटी है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत डेवलपमेंट हो रही है। आज इंडस्ट्री को काम करने में सुविधा मिल रही है। आपने बोला मिल्क की प्राइसेस अर्बन एरिया में हिट करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने आपको कहा कि 75 से 80% रुपया किसान को जाता है। आज किसान अगर दूध पैदा कर पा रहा है तब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। अगर हमने सिर्फ अर्बन लोगों को ही ध्यान दिया और हमने गांव के किसान को ध्यान नहीं दिया तो ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। मेरे को जो लगता है कि हमें गांव की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना किसान खुशहाल होगा, उत्तम क्वालिटी का दूध पैदा करके देगा, हमारे शहर के सब लोगों की हम सेहत की रक्षा कर पाएंगे, बेस्ट क्वालिटी का हम प्रोडक्ट दे पाएंगे, वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसान को खुश करना बहुत जरूरी है। शिव जी, कैसे खुश करें किसान को? निश्चित रूप से किसान को खुश करने के लिए उनको अब एक तरफ तो जहाँ ये अच्छी नस्ल एक सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि अच्छी नस्ल के उनके पास पशुधन होंगे तो निश्चित रूप से दूध की क्वालिटी अच्छी होगी और जो उत्पादन है उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इस पे भी थोड़ी सब्सिडी या कुछ एक इस तरह का एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाए कि जो कैटल है उनकी जो क्वालिटी है, उनके जीन अच्छे हों, अच्छे दूध दें, तो निश्चित रूप से तभी किसानों को कुछ खुशी मिलेगी। और कोई तरीका जो कि आपको लगता है कि इस बजट में किसानों को ऐसा कुछ मिल जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह भी रहे थे 2017 से कि हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, लेकिन मैं कुछ डेटा पढ़ रहा था कि अभी हर एरियाज़ में उनकी इनकम डबल नहीं हुई है।
क्या लगता है वो कौन से एरियाज में गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए कि किसान की इनकम डबल हो? देखिए, जब एक अमीर आदमी होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई वीक सेगमेंट है उसकी टोटल इनकम में, तो उसको ज़्यादा पिंच नहीं करता। लेकिन जहाँ पर वो ओवरऑल वीक हो रहा होता है तो उसको हर सेगमेंट जो वीक वाला होता है उसको तो वो हटाना ही चाहता है। तो किसानों का ऐसा कौन सा वीक एरिया है जिसको कि किसान सरकार को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और कौन सा ऐसा एरिया जो कि बहुत अच्छा चल रहा है उसमें सरकार ठीक है, अगर थोड़ा सा आंख भी बंद कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, मेरे विचार से इसको दो तरह से ले सकते हैं। पहली बात तो एक किसान हम उसको मानते हैं जो एक मोटे मोटी कहें जो खेती करता है, बिल्कुल। लेकिन अगर जब उसकी इनकम बढ़ाने की बात की जाए तो एक तरफ जहां एक डेयरी उद्योग में भी वो थोड़ा सा कुछ अपना एक इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ मछली पालन, हमने देखा है सरकार, बहुत सी राज्य सरकारें इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही हैं मछली पालन। तो मुझे लगता है ये दो मेन चीज़ें भी अगर हर किसान थोड़े ही कम से, जैसे मान लिया उसको दूध का ही उत्पादन करना है तो पशुधन कम भी हो, अपनी आवश्यकता से जो भी बचे, निश्चित रूप से आजकल इतनी अच्छी डेयरी एजेंसियां हो गई हैं, घर घर से खरीद के ले जा रही हैं। एक तो वो, दूसरी जो मछली पालन, मत्स्य पालन, ये भी एक मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसान के आय को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जी दीक्षित सर, ये डेयरी कंपनियों के लिए फाइनेंसिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो जो आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एटलीस्ट ये यहाँ रुकना चाहिए, इससे ऊपर ना बढ़े। आपने देखा होगा मेरे किसी सेंटेंस में मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार सब्सिडी दे, बहुत कुछ करे, लेकिन सरकार ने जितनी मेहनत करके आज देश यहां तक पहुंचाया है, एटलीस्ट अभी इन्फ्लेशन को किसी प्रकार से हम कंट्रोल कर सकेंगे सब मिलकर के, तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। और एक शब्द मेरे दिमाग में आता है कि ये जो हम हर जगह सब्सिडी सोचते हैं, आज हमें अपने देश में सोचना चाहिए इंसेंटिव के बारे में। अगर एक किसान घर में अगर अपने एक नई जनरेशन पैदा करता है, वो बछिया और पड़िया उसके घर में आई, अगर सरकार उसके इंसेंटिव की सोचे, ना कि सब्सिडी की सोचे, तो इंसेंटिवाइज करना ज्यादा बेटर विकल्प होगा। जैसे अगर बच्चा अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो हम उसको क्या करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। रादर जो पढ़ने में कमजोर है उसको हम सब्सिडाइज करें कि तेरे को हम सब्सिडी दे देंगे। हमें अगर पढ़ने में मेरिट पे आता है उसको इंसेंटिव देते हैं। सेम उसी तरीके से बछिया पड़िया घर में आती है, वो अपनी जेनेटिक को सुधारता है, उसको इंसेंटिव करते चले जाएंगे और डेटाबेस हो जाएगा, तो उससे लोगों के अंदर रुझान बढ़ेगा और देश को और दूध जिसको बोलते हैं सरप्लस होगा और हम यहां से बेटर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और आज हम वर्ल्ड के प्राइस कॉम्पिटिटिव लाने की हमें जरूरत है कि हम अपने दूध के उत्पादन की कॉस्ट को कैसे घटाएं। आज भूसे का जो रेट है वो 14 रुपया किलो है, जबकि किसान का प्रोड्यूस है, उसकी हम कैसे उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। जो पराली जलाते हैं उसके नीचे तक कैसे काट करके लाएं, उस पर फार्मर को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि आप लास्ट एंड तक आपको 1 सेंटीमीटर भी छोड़ना नहीं है, उसको वेस्ट नहीं करना, उसको जलाना नहीं है। अगर उन सब चीजों पर अगर इंसेंटिवाइज करेंगे तो शायद फार्मर को भी ज्यादा बेटर होगा और उन सब चीजों का इनडायरेक्ट वे में कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा और हम एनवायरमेंट को भी फ्रेंडली कर पाएंगे, जीरो कार्बन एमिशन कर पाएंगे, पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे, वो ज्यादा बेटर विकल्प होगा। बिल्कुल सर, मैं बहुत आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि अगर पराली जलाने पर कुछ इंसेंटिव मिलता है सरकार की तरफ से तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म भी कहा जा सकता है एक किसान के एंगल से, क्योंकि हर बार उसको करना क्या पड़ता है कि दिवाली के आसपास पराली जलानी पड़ती है और फिर हम पॉल्यूशन का हाल दिल्ली एनसीआर में तो एटलीस्ट देखते ही हैं और बहुत सारे स्टेट्स में उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। सर, जो आपने मैथ समझाया कि जो भूसे का प्राइस है वो 14 रुपीज़ है और जो अगर हम दूध का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट देखते हैं किसान जो आप जैसी कंपनी से चार्ज करता है, सर वो कितना चल रहा है? करीब 47 से 50 मैंने पढ़ा था। अगर ये गलत है तो आप प्लीज इसको करेक्ट करें। आज किसान को जो रेट जा रहा है वो नियर अबाउट 54-55 रुपीज जा रहा है। और आप समझें कि आज जो पैसा कंज्यूमर से आता है उसमें से 75 से 80 रुपया सिर्फ किसान को जाता है। और इस बेटर वैल्यू चेन मॉडल में दूध जैसा कोई मॉडल नहीं है। आज अगर किसी भी देखें सब्जी अगर किसान से मिलती है और कंज्यूमर के घर में जाती है तो दोनों वैल्यू चेन में अगर किसान से कोई सब्जी अगर 20 रुपए किलो आ रही है तो कंज्यूमर को 40 रुपए से ऊपर पर जाके मिल रही होगी, डबल के दाम का डिफरेंस है। दूध में देखें तो 55 से 65 पर जाकर के होता है, 10 रुपया सिर्फ पूरी वैल्यू चेन में डिफरेंस है, जिसमें
फार्मर टू कंज्यूमर का गैप है। इतनी इफिशिएंट वैल्यू चेन में सिर्फ डेयरी काम करती है, इससे इतनी इफिशिएंटली काम में दूसरे प्रोडक्टों में काम करने की और जरूरत है। कायदे से डेयरी पूरे सेगमेंट से सीखना है दूसरे लोगों को। आज जब जब सर्दियों में जब मिल्क सरप्लस होता है तो हम पूरे वैल्यू चेन में से सरप्लस दूध से पाउडर बनाते हैं, घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, और जब जब गर्मी में डेफिसिट होता है तो हम पूरे उसी सिस्टम को, पूरा इकोसिस्टम को यूज करके पूरे कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस दे पाते हैं। ये हमारे भारत देश की विशेषता हम बना पाए हैं। लेकिन यही ऑनियन में जाते हैं तो ऑनियन जब आता है, टमाटर आता है, तो उसको हम इस प्रकार से सरप्लस और लीन का हम पूरा वैल्यू चेन को सिस्टमेटिक करने की और जरूरत है, जिससे कि हमारे देश में पूरा सिस्टम डेवलप हो सके। बिल्कुल सर, आपने बताया कि दूध में तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, डेयरी प्रोडक्ट में क्या हम एक्सपोर्ट करने की क्षमता में हैं? और सर अगर हैं तो ये बार बार जो हम आए दिनों पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में कि नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो सर ये प्राइस डिफरेंशियल, जहां पर कुछ प्रॉब्लम होगी वहीं पर नकली पदार्थ बनाए जाते हैं। दूध में पानी मिलाया जाता है, तरह तरह के कुछ कुछ जगहों पर रोज पढ़ने को मिलता है कि नकली दूध मिल रहा है, सर्फ साबुन से बनाया जा रहा है, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट से बनाया जा रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से देवता और राक्षस साथ साथ ही वास करते हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक देवता और राक्षस साथ साथ ही रहने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि कोई अगर ऐसा बोले कि मैंने इतना कर दिया है कि यहाँ राक्षसों का पूरा मैंने काम खत्म कर दिया। तो जब जब कोई प्रोडक्ट अच्छा जाता है, वो राक्षस भी पैरेलल इकोनॉमी की तरह से वो लोग काम करते हैं। सरकारें काम कर रही हैं, हमारी सरकार के सिस्टम्स हैं। आज हम जैसे जो ब्रांड है आनंदा है, तो आनंदा की इतनी कंट्रोल चेक सिस्टम है, हम लोग 40 क्वालिटी चेक से प्रोडक्ट बना करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी कैसे ना हो सके। हम क्यूआर कोड लगाते हैं घी पर, कंज्यूमर को चेक करने के लिए प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, प्रोडक्ट के साथ आप काम कर सकते हैं, आप काऊ से लेकर की पूरी ट्रेसेबिलिटी मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत कुछ किया जा रहा है और करने को अभी गैप है, और कुछ कर सकते हैं हम लोग, और इंश्योर कर सकते हैं कि कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस कैसे दे सके। जी मिस्टर शिव, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइस साइलेंटली कंट्रोल्ड भी हैं और डी कंट्रोल्ड भी हैं। फॉर इंस्टेंस शुगर का प्राइस अगर जरा सा बढ़ जाता है तो हल्ला मच जाता है देश में। दूध का प्राइस बढ़ जाता है तो थोड़ा मुद्दा बनता है। गेहूं और दाल, इन सभी ये मुद्दे बड़े सरकार हिलाने वाले होते हैं। आपको क्या लगता है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर सरकार को चिंता करनी चाहिए कि इसके प्राइस सही में बहुत एस्केलेटेड हैं इस बजट में? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक प्रोडक्ट की बात की जाए तो निश्चित रूप से जो एक बहुत ही एक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जिसको बोलते हैं अन्न, दाल और दूध, पानी के अलावा ये चीज़ें एक इंसान के लिए जीने के लिए ज़रूरी हैं, अन्न, दाल और दूध। तो रही बात, तो मुझे लगता है कि कुछ दालों की कीमतों, दूध की कीमत की तो बात निश्चित रूप से है, और जैसा हमने देखा है कि पिछले करीब साल भरों में एक दो बार इसकी कीमतें बढ़ी हैं। तो ये तो एक निश्चित रूप से एक आम आदमी के लिए चिंता का विषय ही साथ साथ सरकार के लिए भी है। और अगर दूसरी कोई चीज़ है तो मुझे लगता है वो दालें हैं, जिनकी कीमतों में पिछले कुछ सालों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि हमारे देश में इसकी बुआई के रकबे में भी बढ़ोतरी हो रही है, बट मुझे लगता है कि दूध के बाद अगर कोई चीज़ है तो वह दालें ही हैं, जिनकी कीमतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। बिल्कुल, तो दालों पर नियंत्रण पाना जरूरी है। देखिए सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि सर ये जो आपके सेक्टर में ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, जैसे आप हैं, मदर डेयरी है, अमूल हैं, और बहुत एक दो ब्रांड्स और हैं जो इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं, आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कितना चैलेंज आता है? आप क्या चाहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी उतना ही तरीके से प्ले करे, या आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो भागीदारी है इंडिया के डेयरी सेगमेंट में वो ज्यादा हो? देखिए, काम करने की कहाँ जरूरत है, हम और सरकार मिलकर के काम कर सकते हैं। जैसे आज हमारे देश का पनीर है प्रोडक्ट, जिसको हम कॉटेज चीज बोलते हैं इंग्लिश में, और आज डेवलप कंट्री में इसको जो चीज है वो पूरी तरह से घर घर में इस्तेमाल होता है। चीज का कंजम्पशन बहुत है, हमारे देश में भी पनीर का इस्तेमाल है। लेकिन जैसे ही पनीर को लूज पनीर जाता है तो उस पर जीएसटी 0 है, और अगर ब्रांडेड है, पनीर पैक है,
तो उस पर 5% जीएसटी है। तो इसमें पैरिटी की जरूरत है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आपको अनहाइजीनिक पनीर कस्टमर को मिल रहा है, जिस पर क्वालिटी का कोई कमिटमेंट नहीं है, वहां जीएसटी जीरो, और जहां कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस जा रहा है उस पर पेनल्टी लग गई जीएसटी के तौर पर, नहीं होना चाहिए। दोनों पे 5% जीएसटी लगाओ, पैरेलल करो, जिससे कि इफिशिएंसी में मेजरमेंट हो सके। एक दालों पर जो आपने बात की, अगर दाल हम इंपोर्ट नहीं करके अपने ही देश में दालें पैदा करने पर फार्मर को इंसेंटिवाइज करें, तो हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए हर प्रोडक्ट में। हमारे देश में अपने पूरी जनता को खिलाने पिलाने के लिए हमारे पास सब चीजों का उत्पादन पूरा होना चाहिए। आज हम क्रूड ऑयल में भी आप देखते हैं कि हम बहुत सी चीजें जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों पर हम अपने देश के अंदर चीजें पैदा करें, शायद ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल, डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन भी यही है सर कि हम जितना ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखेंगे, आज हम सोना और क्रूड तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते ही हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं तो सनफ्लावर ऑयल और दालें और इस तरह की जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें इंपोर्ट कम से कम करना चाहिए, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा। लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है कि हम गेहूं, चावल, चाय, चीनी, इन सब का एक्सपोर्ट भी करते हैं। मिस्टर शिव, लास्ट सवाल सर आपसे कि ये जो शुगर एक्सपोर्ट को लेकर जो सरकार ने नीति एकदम से चेंज की थी लास्ट ईयर, और वो शायद ठीक भी था, रशिया यूक्रेन युद्ध के लिए आपको थोड़ा सा अपने बफर स्टॉक्स को बचाना था। क्या लगता है एक्सपोर्ट का जो कोटा है जो इस साल के लिए रखा गया है, उसको बढ़ाया जा सकता है? मुझे लगता है कि हाँ, इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक चीनी की बात की जाए तो अपने देश में एक बफर स्टॉक है, काफ़ी सप्लाई अच्छी है, और जो प्राइसेस भी हमने देखा है कि लगातार एक स्थिर सी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट और तेज़ी भी नहीं देखी है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में शुगर के एक्सपोर्ट को लेकर कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। बिल्कुल, थैंक यू मिस्टर शिव हमसे जुड़ने के लिए। दीक्षित सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे दोनों खास मेहमानों ने बताया कि कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है किसानों को भी, और जो कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे से रन कर रही हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको भी। तो हम डेयरी सेगमेंट में भी अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। किसान अपनी जो पशुधन है उसकी ब्रीड को सुधार कर और ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है, लेकिन उसको इंसेंटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बजट से उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इन सभी बातों को एडजस्ट करेंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। धन्यवाद।